Hello students, welcome back to your geography class. In the last class we have started a chapter number 5 water and हमने इसका डिस्कस किया था first part water and water cycle. And in today's class we are going to start our topic number 2 of the same chapter water and topic का नाम है oceanic circulation या ocean circulation. Circulation movement of the water here and there in various types, छोटी लहरें, बड़ी लहरें. And there is one more point. So basically in today's topic we will discuss the movement of the water and there are 3 types of movement of the water. In the terms of waves, then there are tides, then there are currents. 3 types. So the movement of ocean water, that is ocean circulation. It can be broadly, मोटे मोटे तौर पे it can be categorized. इसका division हो सकता है movement of ओशनिक वाटर का 3 पार्ट्स में वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स. वेव्स एंड टाइड्स बेसिकली इनके लिए हिंदी में जो वर्ड यूज होता है वो होता है लहरें. तो पहले टाइम है डिस्कस करने का वेव्स के डिफाइन का. तो वेव है तो लहरें ही. सो दीज लहरें, दीज वेव्स आर ओरिजिनेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ द विंड. जितना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट उतनी तेज लहरें. बट व्हाट विल बी द डिफाइन ऑफ वेव्स? सो वेव्स बेसिकली आर द ऑल्टरनेट राइज एंड फॉल. लहरें ऊपर जाती है फिर नीचे भी तो वापस आती हैं. इट डजंट रिमेन हाई थ्रू आउट द डे और 24/7 और 12 months अ ईयर. तो ऑल्टरनेट राइज एंड फॉल, दैट इज द सिंपल डिफाइन ऑफ लहरें, वेव्स. तो पानी में जितनी तेज हवा होगी उतनी स्पीड से लहरें बनेंगी फ्रीक्वेंटली और जितनी कम हवा होगी सिर्फ हलचल होगा. So this is the define of waves. So waves are generated when the wind blows across the ocean. It depends on the speed of the wind whether the waves will be high or waves will be low. यहाँ लहरें कितनी ऊपर उठेंगी और कितनी surface पे रहेंगी. Related to that, strong winds blowing at a very high speed. Strong है, muscular वाला strong नहीं. Strong in the terms of frequency, speed. So high speed, that is the speed of the wind over here. तो जितनी ज़्यादा speed उतनी ही huge, बड़ी लहरें. अब बड़ी लहरें हैं तो it might cause tremendous, बहुत ज़्यादा destruction, तबाही मचाएंगी, नुकसान होगा. And the best example, if you will lay stress on your mind, is tsunami. Tsunami नाम तो सबने सुना है. The spelling is this. ये बहुत बड़ी डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती हैं. एंड वाई डू दे ओरिजिनेट? बिकॉज ऑफ द इंटरनल मूवमेंट अर्थ के इनसाइड का जो मूवमेंट है. एंड वो मूवमेंट पर्टिकुलरली हमारा 2 फॉर्म्स में अपेयर होता है, दैट इज अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन. तो जब भी ये दोनों ओशंस में भी तो माउंटेन्स हैं. येस, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ना दैट देयर इज द क्रस्ट इनसाइड द वाटर, inside the oceanic bodies at the bottom. तो उस क्रस्ट पे जैसे कि अर्थ के सरफेस पे डिफरेंट लैंड शेप्स हैं, लैंड फॉर्म्स हैं, रिलीफ फीचर्स हैं, सिमिलरली आर प्रेजेंट ऑन द क्रस्ट इनसाइड द ओशंस. गॉट टू नो? सो जब माउंटेन्स हैं वहाँ पे तो वोल्केनिक इरप्शंस कैन बी देयर एंड अर्थक्वेक्स कैन बी देयर. एंड मोर ओवर अर्थक्वेक का एपिसेंटर तो कहाँ पे होता है? एपिसेंटर सरफेस के ऊपर होता है, फोकस अर्थ के नीचे होता है, ओरिजिन पॉइंट इनसाइड द अर्थ फ्रॉम वेयर अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स. ओके, सो मूविंग अहेड डिस्कसिंग द सुनामी इटसेल्फ. बहुत बड़ी लहरें होती हैं, इतनी ज़्यादा बड़ी दे कैन गेट एनी रीजन सबमर्ज्ड इन वाटर. इतनी बड़ी लहरें होती हैं कि कई बार तो कोस्टल एरिया के कई दूर तक पानी में डुबो देती हैं किसी भी कोस्टल रीजन को ईजिली. सो दीज आर जाइंट वेव्स. इट मे बी एज हाई एज हाइट 15 मीटर तक जा सकती है. लार्जेस्ट सुनामी जो अब तक आई थी वो थी 150 मीटर की और इसकी स्पीड, जस्ट लुक एट इट, मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आई थी ये लहरें. एंड हाइट थी 150 मीटर. और यहाँ तो हमने एज हाई एज सिर्फ 15 मीटर को ही डिस्कस किया है. तो दीज वर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव सुनामी वेव्स. सो इसका कॉजेज क्या है? अर्थक्वेक और volcanic eruptions are the major causes for the origin of the tsunami. इनको डिस्ट्रक्टिव वेव्स भी बोलते हैं क्योंकि ये वास्ट स्केल पे डिस्ट्रक्शन करती हैं.
vast on huge. So basically the tsunami, as T will remain silent, so it is a Japanese word जिसका मतलब है हार्बर वेव्स और डिस्ट्रक्टिव वेव्स भी कहते हैं. हार्बर वेव्स क्यों? क्योंकि हार्बर इज अ रेस्टिंग प्लेस ऑफ द शिप्स, नॉट रेस्टिंग, दे यूज टू स्लीप. रेस्टिंग प्लेस इसलिए क्योंकि उनका मेंटेनेंस वर्क और उनका, if the ship is not sailing in the sea, so it has to be parked at some place, तो उस place का नाम होता है harbor. So these tsunamis are also known as harbor waves. क्यों? क्योंकि harbors lies by the coastal area जहाँ पे land and water meet करते हैं, और जब लहरें हाई आएंगी तो सबसे पहले हार्बर डूबेगा, फिर आगे का रीजन डूबेगा. That's why in Japanese language these are known as harbor waves. So as the harbor gets destroyed whenever there is tsunami. कुछ और स्पेसिफिक फीचर्स इसी से रिलेटेड. दे कॉज ग्रेट डैमेज टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी. अब जैसे कि हार्बर, इफ इट इज गेटिंग सबमर्ज्ड अंडर दीज ह्यूज सुनामी वेव्स, तो प्रॉपर्टीज बीइंग एक्सप्लॉयटेड, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉयड हो रही है. सो कॉज ग्रेट डैमेज टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी. देन greatest example till now, Indira Point is the last Indian territory, Indian political territory. So वहाँ पे this is located in Andaman and Nicobar, Indira Point. So this got submerged when this Andaman and Nicobar got strike with the tsunami waves. तो अंडमान एंड निकोबार में जब सुनामी आई थी तो इंदिरा पॉइंट एक लास्ट पॉइंट है लैंड का वाटर बॉडी. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ दैट बिकॉज दीज आर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स अंडमान एंड निकोबार. तो इस आइलैंड में एक पॉइंट है इंदिरा पॉइंट जो कि इंडियन पॉलिटिकल टेरिटरी का लास्ट पॉइंट है. उसके आगे इंडियन टेरिटरी, पॉलिटिकल टेरिटरी ends. So that got submerged in the water due to this tsunami only. So that was all about tsunami. That is also known as harbor waves. अब बात करते हैं tides की. ये भी लहरें हैं, but what will be the defined? अगर ये भी लहरें हैं, waves भी लहरें थी, तो what will be the difference? So why we are using waves and tides? तो wave छोटी लहरें हैं जो wind के simple movement से speed के साथ कम और ज़्यादा हो जाती हैं. But what are tides? So tide is basically the rise and fall, rhythmic rise. Rhythm songs में beat के साथ, music के साथ जब गाना चलता है, it is to be rhythmic. मतलब music के साथ lyrics जानी चाहिए. Not to be कि music is going somewhere else and lyrics are going somewhere. So that is the rhythm, leh. So the rhythmic rise and fall, again rise and fall in the terms of likewise. And you can see in the picture over here. Rise, fall, and ye they do come in continuity. So rhythmic rise and fall of oceanic water, it occurs twice a day, twice in a day. एक बार high fall, एक बार low fall of the water level. ठीक है. Now high tide, as I said, it comes twice a day, once a high tide, once a low tide. High tide में basically the water level rises and low tide में basically the water level recedes. तो ओरिजिनली क्या है, वाटर लेवल तो कम हो नहीं सकता क्योंकि पानी ओशन में से तो कहीं जा नहीं रहा ना एक साथ. सो व्हाई इट इज टू बी कंसिडर्ड एज लो टाइड्स? तो लो टाइड में पानी अपने एक्चुअल लेवल पे रहता है, सस्टेन करता है. That is why they are known as low tide. So in define only it is to be said कि water level recedes, it falls, but actually doesn't falls. It goes to its actual level कि जितना पानी है oceans में उसी level पे maintain रहता है. So when the water rises to its highest level and covers the shore, covers the coastal area, not the entire coastal region, almost the beach side to be said, तो वो होती हैं high tides. Then low tide when the water falls to its lowest level and it falls back from the shore is common thing over here. हाई टाइड्स में जो शोर है, किनारा है, वेयर लैंड एंड वाटर बॉडी मीट्स, किनारा जो है, इट गेट्स ऑक्यूपाइड बाय द वाटर, कवर्ड बाय द वाटर, तो हाई टाइड्स हैं. जब वो बीच या वो एक एरिया शोर जो है वो दिखने लग जाता है, बहुत ज़्यादा पानी का लेवल पीछे चला जाता है, टूवर्ड्स द ओशन, नॉट टूवर्ड्स द लैंड. सो हाई टाइड्स टूवर्ड द लैंड आती हैं एंड लो टाइड्स दे डू फॉल बैक टूवर्ड्स द ओशन. तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड और उसका डिफाइंड. हियर इज द एग्जांपल ऑफ दैट व्हाइल शोइंग कि शोर पे व्हेन द हाई टाइड कम्स, तो एक्चुअल लेवल इज दिस इज टू बी सेड एज लो टाइड, बट व्हेनेवर हाई टाइड कम्स, ऊंची लहरें आती हैं, सो दिस इज द लेवल हाई टाइड में ऑफ द ओशनिक वाटर. अब व्हाट इज द ओरिजिन?
रीजन क्या है ओरिजिन का? लाइकवाइज फॉर वेव्स, द ओरिजिन वाज द स्पीड ऑफ द विंड और द विंड. Whatever will be the speed, high or low, that will be the formation of the waves. अब यहाँ पे टाइड्स के फॉर्मेशन का क्या रीजन है? तो वो है ग्रेविटी ऑफ द सन एंड मून. अब उसके लिए सन एंड मून, मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. तो 1 2 3 लेन में है. अब इन तीनों की पोजीशंस की वजह से हाई टाइड एंड लो टाइड अकर होते हैं. अब वो पोजीशंस कौन सी हैं? वी हैव टू डिस्कस. सो let's move with that. Through this diagram, you can see at one side moon is there and on other side sun is there. Earth is in between. अब आप कहोगे कि earth इधर भी तो आ सकता है. Of course it can come. So that is how we are going to discuss this entire positions. So in one particular position, the sun, earth and moon will be in a straight line. Whether the earth is over here and sun is on that side. इस earth को भूल जाओ एक बार के लिए, ठीक है. सो इट हार्डली मैटर्स ओवर देयर. ओके, सो दिस इज बेसिकली द अर्थ एंड दिस blue color that you can see over here is the oceanic water. Now the gravity of the moon and sun works parallel onto the earth. Earth में भी gravity है, that is why we stand on the earth ना. We are not floating in the atmosphere. So magnetic pull है, gravitational pull है earth में भी, but सन और मून में भी है. एंड विच इज मोर इफेक्टिव? मून का ग्रेविटेशनल पुल विल बी मोर इफेक्टिव ऑन द अर्थ्स वाटर. क्यों? क्योंकि मून इज क्लोजर टू द अर्थ एज कंपेयर टू द सन. क्योंकि मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ मोर क्लोजर देन द अर्थ. अर्थ कम्स एट द 4th प्लेस. 8 प्लैनेट्स हैं तो अर्थ का नंबर किस पे आता है? 4th नंबर पे. सो इट इज at a good distance from the sun. इसीलिए अर्थ इज द ओनली प्लैनेट जहाँ पे सर्वाइवेबल कंडीशंस हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ है, ड्यू टू द एप डिस्टेंस ऑफ द सन इज अमंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. चलते हैं आगे इनके डिस्कशन के बारे में. सो कॉजेज ऑफ टाइड्स. स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय, कौन डालते हैं अर्थ पर, अर्थ की ग्रेविटी पर, या अर्थ पर ग्रेविटेशनल पुल किसका अट्रैक्ट हो रहा है? सन एंड मून का on the earth's surface. Now moon's gravitational force, जो moon का gravitational force है, that is stronger than the sun. Reason है moon is more closer to the earth as compared to the closeness of the earth and sun. Reason क्या है? 4th number and the discussion is done over there. ठीक है. Again now the diagram, that was a collective diagram just showing you the location of earth, moon and sun and the gravitational pull of sun and moon on the earth's surface. Now this is related to the spring tides and neap tides. हमने डिस्कस किया हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स. दे कम ट्वाइस अ डे, एक बार हाई टाइड एक बार लो टाइड. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड. स्प्रिंग टाइड्स ऑलमोस्ट टू बी कंसिडर्ड एज हाई टाइड्स, बट नाम अलग है तो देयर इज अ डिफरेंस. एंड लो टाइड्स को नीप टाइड्स भी कहते हैं. भी कहते हैं, आई हैव सेड, आई हैवंट सेड कि ये भी कहते हैं, भी कहते हैं. सो देयर are some variations. So look at the position of the moon, earth and sun. So it happens in low tide, neap tide. तो moon का gravity भी water को अपनी तरफ attract कर रहा है, and the gravity of the sun is also attracting the water from the earth's surface. But now both of their gravitational pull is in opposite direction. I'm not saying parallel opposite direction, but they are making the right angle ना. So opposite direction में है. So in that case, the low tides sustain. The water level doesn't rises in the form of tides. In the case of spring tide, so these three, sun, moon and earth, this is the position I was talking about, that earth can be either side of the moon. So when 3 of them are in same line, in straight line, this is the circumstance where the spring tides occur. ये तो था diagram की help से description. Now the descriptive part. Okay, so the first part is a spring tide. Diagram is same over here when 3 of them are in straight line. Okay, now the reading part. When the sun, moon and the earth are in the same line, the tides causes are high. So high tides are rising. They occur at the time of full moon and new moon. Now the position over here is of full moon and new moon. How? पहले तो ये बहुत पता होना चाहिए कि फुल मून और न्यू मून होता क्या है.
फुल मून जिसको कि हम अमावस्या बोलते हैं. What are full moon and new moon? These are the phases of the moon. चांद एकदम गायब हो जाता है जिस दिन अमावस्या होती है, कुछ नहीं दिखता, काली रात. That is अमावस्या is the Hindi term to be used for a phase of moon. तो मून बेसिकली गायब होके फिर से ओरिजिन मतलब इट स्टार्ट्स टू बीइंग विजिबल, क्योंकि सनलाइट उस पार्ट पे नहीं जाती है व्हेन वी कांट सी द मून, सो इट रिमेन्स इन कंप्लीट डार्कनेस. तो दैट डार्कनेस इसको अमावस्या बोलते हैं. सो इस सेवरल फेजेस से होता हुआ न्यू मून तक जाता है. न्यू मून जब से मून उगना शुरू हुआ है, दिखना शुरू हुआ है, एंड इट कंप्लीट्स जब पूरा चांद हो गया है. तो पूरा चांद पूर्णमासी, एंड जब चांद उगना शुरू होता है दैट इज न्यू मून. सो ये दो फेजेस होते हैं. सिमिलरली आर द टू फेजेस दैट आर द रीजन फॉर द अकरेंस ऑफ नीप टाइड, दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस. सो इन दैट पोजिशन आप सन का एक तरफ देख सकते हैं, इट इज रिफ्लेक्टिंग इट्स लाइट ऑन द हाफ पार्ट ऑफ द मून, एंड ओवर हियर the sun is completely avoiding the sunshine. So when the sunshine is not reaching the moon, it remains in complete darkness. That is your one of the conditions of full moon or new moon. You have to figure out. Then over here you can see the sun rays are falling onto the moon, not onto the entire, but इसके कुछ part पे तो visible है. So this is another phase. Now the descriptive part. When the sun, moon and the earth are in the same line, the tides causes that are highest. Occurrence of this spring tide is by the time or by the phase of new moon and full moon. जब चांद नहीं होता है और जब पूरा चांद होता है. That is the new moon and full moon phase. Moving ahead with that, only neap tides का अगर हम occurrence देखें diagram में तो they are making right angle that we have discussed. So when the sun and the moon are at the right angles to each other, right angle 90 degree का angle, the tide caused are lowest. So when these three celestial bodies, earth, moon and sun, are in straight line, that is causing the spring tide. When they are in right angle, they are causing neap tides. And they occurs, as I said कि ये भी एक मून के पर्टिकुलर फेज पे ही अकर होता है. So what is that phase? It is the first quarter and the last quarter. दो बेसिकली क्वार्टर्स होते हैं. So first quarter and last quarter. Quarter में once the other part is seen of the moon and once the other part. It means if I have to draw over here, तो एक क्वार्टर में फर्स्ट क्वार्टर में one part will be the visible and the last quarter में one part will be the visible one. So this is particularly about the other two phases in which neap tide occurs. I hope things are clear. Moving ahead, importance of tides. Why don't they have their importance? Reason is quite obvious, because they are just the movement or the simple movement of the water that is completely depending on to the speed of the wind. जितनी तेज हवा उतनी तेज लहरें. बट दिस इज गिविंग अ ह्यूज इम्पैक्ट. उसमें सुनामी थी, सो इम्पॉर्टेंस नहीं है, डिस्ट्रक्टिव वाला थोड़ा ज़्यादा एक कॉन्सेप्ट था. सो इट इज़ हैविंग बेनिफिट. सो हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन रास्ता दिखाने में. इफ हाई टाइड्स विल बी देयर, द कंपस विल वर्क. बट उसमें एक नुकसान है, पर्टिकुलरली आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल. व्हाट इफ अ पीस ऑफ लैंड, काइंड ऑफ अ स्मॉल टाइनी आइलैंड, इट विल गेट सबमर्ज्ड इन द वाटर. बट हाउ it will be, visible from the high tide and from the ship's top. You can consider ship के बिल्कुल ऊंचाई पे भी चढ़ जाएंगे, बट एक छोटा सा टाइनी सा लैंड पीस है, लैंड मास है, वो पानी में डूब गया है. सो द बॉटम ऑफ द शिप कैन हिट दैट लैंड पीस एंड एक्सीडेंट कैन आकर. एंड वहीं पे लो टाइड रहेगा तो दूर तक नजर जाएगी शिप के टॉप से. एंड मोर ओवर दी स्मॉल पीसेज ऑफ लैंड कैन बी इग्नोर्ड, तो शिप थोड़ा साइड से जा सकता है. सो दैट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल. So it raises the level of water close to the shores. किनारे तक पानी आ जाएगा, किनारे से आगे तक चला जाएगा. So and shows that assist ships to arrive at the harbor more easily. That was one point related to destruction. So high tides destructive भी होती हैं and constructive भी. Constructive क्योंकि as the navigation, इससे रास्ता आसानी से दिख जाता है, किनारा किसी भी लैंड मास का जो दूर से दिख जाएगा. So ships can easily sail और ज़्यादा स्पीड से आगे की तरफ पुश होगा इंस्टेड ऑफ लो टाइड. लो टाइड में देयर विल बी द लीस्ट मूवमेंट, तो शिप के मूवमेंट पे भी इफेक्ट होगा. दिस इज व्हाट ओवर हियर. सो दीज
tides help the ships to sail with more efficiency towards the harbor. Harbor resting place है, तो वहाँ पे high tide आएगी तो अंदर जाना easy रहेगा, and high tide पे बाहर आना easy रहेगा, low tide पे. Think about that. So this was the first point. Second point, high tides helps in fishing. How? High tides आ रही है, seashore की तरफ आ रही है, so there are fishes in the water bodies. So those fishes will come along with the high tides. So fishing will be quite obvious and fishing will be done in abundance. So fish comes closer to the shore at the time of high tides, that enables, जिसकी वजह से क्या possible होगा? Fishermen will catch the plentiful of the fishes. Tides are used to generate electricity, not everywhere, at certain points within the ocean bodies नहीं, by the shore side, जहाँ पे these high waves or high tides, not the waves, high tides are striking any particular region, एक particular point जहाँ पे की electricity या hydroelectricity generate हो सकती है. So these are the basic importance of the tides topic. Over here you can see this kind of infrastructure is there. So when the high waves are coming and hitting this part, and more they are getting back, more they are hitting with the speed, more effectively these turbines will rotate, and that is how it is the movement of the turbine or speed of the turbine that enables the generation of hydroelectricity, electricity produced by water. So that was all about our topic tides, waves. अभी बचता है हमारा ocean currents. Currents basically again the part of the movement of the oceanic water, but the name here given to them is currents. Currents because current is a type of wind also. And why it is to be referred as current? क्योंकि currents blow in a particular direction on a particular path, not the permanent winds but the currents. So similarly is the movement of the ocean water. So this kind of water flow goes in particular direction throughout the year or throughout the time period. In the descriptive part, streams of water, streams, passage of water following a particular path. So streams of water flowing constantly, regularly on the ocean surface in and definite direction, एक ही direction में एक ही passage पे it flows. If it is in the circular motion, it will go on and on. You can see these circular patterns. So these are the oceanic currents. Now there are two types of currents, hot and cold. We are going to discuss about them. So ocean current influences the temperature of a place. Temperature of a place, as you can see, water is present in between, near to the land masses. These are the 7 continents over here. So now, if the hot current is there, so nearby the region it will blow, it will raise the temperature or it will help in the rise of the temperature of that place. अगर इस side से गर्म हवा जा रही है, तो this part will experience hot climate or there will be rise in temperature. And इसके opposite में अगर ठंडे region में likewise Greenland का part आ जाता है, this is the Greenland, ऊपर Arctic Ocean and Antarctic, also known as Southern, ये दोनों ठंडे ocean है, frigid zone की तरफ है या उसमें है actually. So यहाँ पे जो ठंडी हवाएं हैं, तो Greenland हुआ, upper part of Asia and Europe side, and this Canada का part जो है, so this will experience cold temperature, cool temperature. So that is what mentioned over here, कि ocean currents influence the temperature conditions of the surrounding areas. Surrounding areas of course, ocean में अगर एक particular passage में एक particular path पे ठंडी हवा है, तो आसपास का region ठंडा, गर्म हवा है तो गर्म रहेगा. So warm ocean currents and cold ocean currents, types of ocean currents. Now you can see various examples of hot and cold currents blowing all around the world in the oceanic water. How many oceans are there? 5. We have already discussed in either or chapters. ठीक है? So likewise, this is the Pacific. Other side is the Pacific. Reason is Pacific is one, but why we are looking in the opposite directions? Because this is the study of geographical part of the earth on the map. So map is a flat surface. Globe पे अगर देखोगे, so the back side will be connected. So Pacific Ocean is the largest ocean also. Just the repetition. So you can see Gulf Stream, North Atlantic Drift, Labrador Current.
as if you remember, this is the Greenland part, this is the Canadian part. So यहाँ पे जो हवा चल रही है आर्कटिक ओशन में ठंडी ठंडी, so what will be the temperature of the surrounding areas? ठंडा ठंडा. So Labrador current is the example of a cold current. इसी तरीके से जो इक्वेटर के आसपास जैसे इक्वेटोरियल करंट है, this is the hot current, क्योंकि इक्वेटर गर्म है, 0 डिग्री लैटिट्यूड, डिवाइडिंग द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. सो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर क्यों है? क्योंकि सनरेज आर रिसीव्ड बाय दिस एरिया इन मैक्सिमम काउंट. सो अगेन वार्म ओशन करंट्स का इनका ओरिजिन, इनका मूवमेंट एंड इनके एग्जाम्पल. वी विल डिस्कस दीज बेसिक 3 थिंग्स रिलेटेड टू वार्म ओशन करंट्स एंड कोल्ड ओशन करंट्स. तो वार्म ओशन करंट्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ? इक्वेटर, क्योंकि मैक्सिमम सनरेज आर रिसीव्ड बाय दिस पार्ट ऑफ द अर्थ, तो दे डू ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर. लोअर लैटिट्यूड 0 डिग्री, highest latitude is 90 degree and it moves towards. एयर का फॉर्मूला याद है? प्रेशर का. टेम्परेचर में हमने पढ़ा था ना कि in which direction or what is the movement of the air from the high pressure to the low pressure area. And what was the formula of high pressure to low pressure? तो high pressure में actually let us discuss it in the part of another thing. So high the temperature, lower the pressure, and lower the temperature, then higher the pressure. This is the formula we have discussed. तो अब यहाँ पे इक्वेटर पे है हाई टेम्परेचर तो लो प्रेशर है, तो यहाँ से तो हवा ओरिजिनेट नहीं हो रही है. ऑफ कोर्स सम आर ओरिजिनेटिंग, बट वेयर दे आर मूविंग नाउ. अब हवा जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है वहाँ से बाहर की तरफ ही जाएगी. सो इफ दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इक्वेटर दे विल मूव टूवर्ड्स द पोल बट दे डोंट रीच पोल. सो डोंट गेट इट रॉन्ग कि मैम यहाँ पे तो हवा हाई टेम्परेचर में लो प्रेशर पे है, तो लो प्रेशर की तरफ हवा आनी चाहिए, लो प्रेशर से नहीं जानी चाहिए. बट अगर हवा ओरिजिनेट हो रही है सो इट विल गो समवेयर. एंड इन हेयर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हवा, वी आर टॉकिंग अबाउट द ओशन करंट्स मूवमेंट. तो hot ocean currents हैं, तो of course they will be originating from the equator side, and those streams of water are moving towards the pole side क्योंकि वो ठंडा region है. Likewise Gulf Stream is the example of that. Similarly going with the cold ocean currents, so they are originating from the colder region, pole side, and opposite to that they are moving towards the equator part. And the example of that is that one we have discussed, Labrador currents. Maps are given for that part. एज हमने टाइड्स का इंपॉर्टेंस पढ़ा तो कुछ ओशन करंट्स का भी इंपॉर्टेंस है. डिस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्टिव बोथ होते हैं हमेशा. सो लेट्स डिस्कस दैट. द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव हैं, डिस्ट्रक्टिव पॉइंट हैं. लेट्स डिस्कस दैट. इट प्रोवाइड्स द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड. टोल्ड यू, जब भी एक पर्टिकुलर हॉट एंड कोल्ड करंट्स जहाँ पे मीट अप करती हैं, यू नो, दे डू the areas where the warm currents meet. तो जहाँ पे warm and hot, तो temperature will affect. तो ठंडा ज़्यादा गर्म होगा या गर्म ठंडे को affect करेगा? Actually both the things are same. Let me ask it once again. कि the hot currents will become cold easily या cold will become hot easily? Of course cold will become hot easily. Still over here we are discussing कि जहाँ पे दोनों meet करती हैं वहाँ पे किस तरीके की conditions origin होती हैं. So best fishing ground. क्यों? क्योंकि फिशेज डू नीड समथिंग टू ईट, प्लैंकटन्स, जू प्लैंकटन्स एंड फाइटोप्लैंकटन. जू में हम लोग कह सकते हैं कि फिशेज जो टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाती हैं, दैट आर नोन एज जू प्लैंकटन्स, दैट डू सस्टेन्स एंड ओरिजिनेट्स इन द वाटर बॉडी इटसेल्फ, चाहे वो ओशन ही क्यों ना हो. अब अदर देन दैट सम फिशेज डू प्लांट्स ऑल्सो, दे डू ईट प्लांट्स, तो उनको बोलते हैं फाइटोप्लैंकटन्स. तो ये प्लैंकटन्स का एक बहुत अच्छा रीजन बन जाता है, मतलब मछलियों के खाने का एक अच्छा रीजन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर इस तरीके का होता है कि फाइटो और जू प्लैंकटन्स ऑलमोस्ट सरफेस पे आ जाते हैं. तो फिशेज उनको खाने के लिए आती हैं सरफेस पे, तो दे आर इजीली कॉट अप. सो एग्जाम्पल है सीज अराउंड जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका. जापान अगर आप मैप पे देखें तो कंप्लीटली ईस्टर्न साइड, नॉर्थ अमेरिका का ईस्टर्न कोस्ट ऑलमोस्ट ऑपोजिट टू दैट पार्ट, बट वो वेस्टर्न पार्ट होगा और हम ईस्टर्न कोस्ट की बात कर रहे हैं. देन इट ऑल्सो क्रिएट्स फॉगी वेदर. अब फॉगी है, धुंध छा रही है, तो इट कैन कॉज एक्सीडेंट्स ऑल्सो. सो क्रिएट फॉगी वेदर कंडीशन, इट मेक्स नेविगेशन, रास्ता नहीं दिखेगा, धुंध है नहीं दिखेगा रास्ता. सो एज आई गिव यू द डिस्ट्रक्शन एग्जाम्पल ऑफ टाइड्स ऑल्सो,
it can be implemented in this part as well. Now, World Water Day, because we have discussed the chapter water. तो वर्ल्ड वाटर डे भी सेलिब्रेट होता है दुनिया में. आई डोंट थिंक सो सबको पता होगा. सो हियर इज द इंफॉर्मेशन. सो इट इज टू बी सेलिब्रेटेड ऑन 22nd March every year. And why it is to be celebrated? Why a day is to be devoted to a particular cause? Because we need that particular thing. We know the importance of that thing and we should know how to protect and conserve it. So water day भी इसीलिए celebrate होता है. So we need to conserve water. And for this, the reinforcement is done in different ways. Ki, the people are being aware in various manners that how you should conserve water, what is very precious, save it, no need to just waste it. So that was all about the circulation of oceans. So आज के chapter में हमने पढ़ा, as a learning outcome of the chapter, we have discussed about various types of movements of the oceanic water in the form of waves, tides and ocean currents. Then we have discussed the causes of their origin and their effects. Effects can be constructive and destructive. So this is all about the learning outcome of our today's topic, ocean circulation of the chapter water. Now it's the time to go through the revision part, a quick recap of the chapter with the help of 3 questions. So our first question is here on the screen. Which of the following is the cold ocean current? I have explained you also, we have discussed the example also. Which is that? Labrador current. Okay. Then when does the spring tide occurs? When does it occurs? A particular phase of moon is there. Is it the first and last quarter or is it the new and full moon? It is new and full moon because these quarters are the phases when which tide occurs? Neap tide occurs. Moving with the last question, what is the main cause of tides? Tides क्यों occur होती हैं? Sun, moon and earth. So what is related to 3 of them? Gravitational pull. The gravitational pull of the moon and the sun is responsible for the occurrence of tides. So इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है. I hope the chapter is clear to you. In 2 parts we have discussed, and of course we will meet you soon. Actually, we will meet soon in the next class discussion, while we will be discussing which chapter? Chapter number 6. So today itself, read your chapter once again, prepare the notes, again do the quick revision through these examples, and of course get to know about the next chapter. If not in detail, in brief, it will help you in understanding part. So we are meeting soon. Till then, take care. Bye-bye.